हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, फाइनेंस इंस्पेक्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आज उस टॉपिक के कुछ बेसिक्स करेंगे। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं करवाऊंगा बस उतना करो, उसी में से जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो आपके निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं कुछ एमसीक्यूज बता रहा हूँ। ये एमसीक्यूज आपके सामने हैं, इनको रीड करो। लेकिन ये एमसीक्यूज के आंसर्स मे भी शायद आपको आते भी हों, लेकिन अगर नहीं आते तो आज का ये लेक्चर देखने के बाद आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा आज का लेक्चर। सो पहला एमसीक्यू है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। मेन ऑब्जेक्ट क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? तो हमें 4 ऑप्शंस दी हैं, ज़रा इनको गौर से देख लो। दूसरा जो हमारा एमसीक्यू है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्या दिखाता है, उसकी 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ज़रा उसको भी आप पढ़ लो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ, इसकी भी 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ, किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, इसकी भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और लास्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, तो इसकी भी 4 ऑप्शंस हैं। हो सकता है इनमें से कुछ ऑप्शंस आपको पता हो, आपने पहले से रीड किया हो, लेकिन अगर नहीं पता तो ये लेक्चर आप ध्यान से देख लो तो आपको इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, आपको इसके नाम से ही पता चल सकता है कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जिनका जो मकसद है, मोटिव है, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती। जरा डेफिनेशन पे आए। दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच डू नॉट ट्रेड, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड नहीं करती, व्यापार नहीं करती, बट रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, जो अपने जो मेंबर्स हैं उनको सर्विसेज देती हैं, एंड टू द सोसाइटी, और सोसाइटी को भी सर्विस देती है, विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के, यानी बिना प्रॉफिट कमाए जो अपने मेंबर्स या फिर सोसाइटी को सर्विस देती हैं, जिसको हम सोशल सर्विस कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं एनपीओ, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें क्लब्स आते हैं, इसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, इसमें स्कूल्स आते हैं, कॉलेज आते हैं, लाइब्रेरीज आती हैं, हॉस्टल्स आते हैं, ट्रस्ट आते हैं, ये सब इसमें आते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स वैसे तो आजकल कहते तो इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही कमाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूट इन्होंने ही मचा रखी है। तो खैर, आती है एनपीयूज में है कि भाई ये सोशल सर्विस का काम करती हैं। कितना सोशल सर्विस करती हैं वो हम सब जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका जो मेन एम है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देयरफॉर दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, इसका मतलब फिर ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेड नहीं करते, इसलिए ये अपना ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसकी जगह वो क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। दोस्तों देखो, अगर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन इनकी भी इनकम्स होंगी, कहीं ना कहीं से डोनेशन आ रही है, कोई ग्रांट आ रही है, कुछ ना कुछ इनको भी इनकम्स हैं और इनके खर्चे भी हैं, तो वो सब दिखाने के लिए, अपनी इनकम और खर्चे दिखाने के लिए ये क्या बनाएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, विच इज ए नॉमिनल अकाउंट। राइट, नॉमिनल अकाउंट मतलब जिसमें आप एक्सपेंस और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जरा अंडरलाइन जो मैंने की है, ये चीजें ध्यान रखना है इसका, क्योंकि इनके ऊपर एमसीक्यूज बेस्ड हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो एनपीओज हैं, एनपीओज जो होते हैं, ये जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें अपनी ये इनकम एक्सपेंडिचर दिखाएंगे, बैलेंस शीट दिखाएंगे। तो कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की बनाते हैं। राइट, एक तो इनका बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि हमारी कैश बुक की तरह ही होता है। जितनी रिसिप्ट्स हैं एक तरफ लिखते हैं, जितनी पेमेंट्स इन कैश हैं, सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि जितनी कैश में रिसिप्ट हैं, जितनी कैश में पेमेंट हैं, इसमें वो रिकॉर्ड की जाती है। इसको थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर एक ये बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
जिसमें ये अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करता है। क्या डिफरेंस है इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक ये बनाता है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट भी बनती है। ये 3 तरह के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें ये बनाता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि जिस तरह से हम कैश बुक बनाते हैं सिमिलर टू कैश बुक है, एक तरफ रिसिप्ट एक तरफ पेमेंट। कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं कि कैश बुक हम जो है डेली बेस पे बनाते हैं, लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये साल के एंड में बनता है। तो मोर ओवर ये सेम ही है। तो पढ़ लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, यानी कैश ट्रांजैक्शन की एक समरी है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। अब देखिए जो हमारी कैश बुक होती है वो हम डेली बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये साल के एंड में बनाया जाता है। सो फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, से 1 ईयर के लिए। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ध्यान दो इस पे कि ये सारी की सारी, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। याद रखना कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट, अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, ठीक है, सर्कल कर दिया मैंने। इस पे ध्यान रखना कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू में आपको फर्क पता होगा, ऐसा एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट टर्म के लिए वो रेवेन्यू है। ये आपने बड़ी बार पढ़ लिया हुआ है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वेदर फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड और नॉट, चाहे वो इस अकाउंटिंग पीरियड का है, अगले का है या पिछले का है, जिस साल का भी है वो रिकॉर्ड करेगा। तो 3 चीजें आपने ध्यान देनी है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जितनी कैश में रिसिप्ट और कैश में पेमेंट वो रिकॉर्ड करेगा। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या अनअर्न्ड ये चीजें वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। दूसरा, जितनी भी रिसिप्ट चाहे वो कैपिटल की फॉर्म में है चाहे रेवेन्यू की फॉर्म में है वो भी रिकॉर्ड करेगा। और किसी भी पीरियड की हो, चाहे वो इस साल की हैं चाहे पिछले साल की हैं चाहे अगले साल किसी साल मिल गई, वो भी रिकॉर्ड करेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब इसके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि फीचर से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके निकल जाएंगे। तो फीचर्स आप दिमाग में रख लो, क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आपके निकलेंगे भी। पहला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि किस चीज को रिकॉर्ड करता है, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। और कैश आपको पता है एसेट है, और एसेट्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रियल अकाउंट में। आपने सीखा हुआ है, क्लियर है। तो ये एक रियल अकाउंट है। पूछा जाए एमसीक्यू आ सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए, तो ऑप्शन हो सकती है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो आपको याद रखना होगा कि एक रियल अकाउंट है, क्योंकि ये सिर्फ कैश के बारे में बात करता है। कैश एसेट है, एसेट की जितनी भी ट्रांजेक्शन है रियल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, पहली। दूसरा, इट स्टार्ट विद बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड एंड विद द बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। आपको याद होगा कैश बुक जब बनाते थे तो एक तरफ हम जो कैश में रिसिप्ट्स हैं वो लिख देते थे, एक तरफ पेमेंट लिख देते थे, और एंड में क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते थे। इसी तरह हमारा जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। जितनी रिसिप्ट्स हैं वो हम इस तरफ लिखेंगे और जितनी पेमेंट्स हैं वो हम यहां लिखेंगे। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन से, यानी हमारे पास जो कैश का बैलेंस है या फिर बैंक का बैलेंस है उससे शुरुआत होती है, और एंड भी किससे होता है, बैलेंस का एड यानी क्लोजिंग बैलेंस के साथ। कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कैश का था, फिर कैश की रिसिप्ट्स आई हमारे पास, कुछ सब्सक्रिप्शन या फिर डोनेशन या जितनी भी तरह की हमारे पास रिसिप्ट्स आती हैं वो सारी हम इस तरफ लिखते हैं। यहां से पेमेंट, जैसे रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, है ना, जितनी भी पेमेंट है वो हम कर देते हैं। और एंड में हमारा क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। तो स्टार्ट होता है ये ओपनिंग बैलेंस के साथ। ध्यान रखना, इसका एमसीक्यू आ सकता है। तो ये किससे स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस के साथ, और क्लोज कैसे होता है, क्लोजिंग बैलेंस के साथ। कि कितना पैसा आया हम एक तरफ लिख देते हैं, कितने खर्चे की एक तरफ लिख देते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस बताता है कि कितना पैसा अब हमारे पास बच गया है। ये दिमाग में रखना आप, ठीक है। थर्ड, ऑल कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। ये अभी आपके सामने मैंने देखा, मैंने लिखा कि रिसिप्ट के कहाँ रिकॉर्ड होंगी, डेबिट साइड में। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, क्योंकि आपको पता है एसेट्स का सीधा सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, या एसेट का सीधा एक रूल दूसरा भी है कि डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो कैश जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में लिखी जाएगी। इसलिए कहा कि ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जितनी भी कैश रिसिप्ट्स होंगी वो हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। वाइल ऑल कैश पेमेंट, जितनी भी कैश की पेमेंट हैं वो कहां दिखाई दे, हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड इग्नोरिंग
इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्या रिकॉर्ड करता है? मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में बात होगी, एक्चुअल में जो कैश रिसिप्ट्स हैं या फिर पेमेंट है, और इग्नोर कर देता है किस चीज़ को? आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस। जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस हैं इनको इग्नोर कर देता है। एज वेल एज एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम, जो एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम्स हैं उनको भी ये इग्नोर करता है। तो याद रखना, क्या याद रखोगे कि ये सिर्फ कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करेगा, जितने भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स वगैरह हैं ये इसको रिकॉर्ड नहीं करता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एक्सपेंडिचर को मोटे मोटे तौर पे याद रख लो कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें नाम से ही पता चल जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे तो आप सबको पता ही है कि जो एक्सपेंडिचर हैं वो कहाँ आते हैं? डेबिट साइड में। तो जितने एक्सपेंडिचर हैं हम इस तरफ लिख देते हैं, जितनी इनकम्स हैं हम इस तरफ लिख देते हैं। इसका पूरा कंप्लीट जो इसका फॉर्मेट है ना वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंडिचर हम डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। सबसे पहले कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट चीज है, कौन बनाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, विच शोज ऑल इनकम्स अर्न्ड वेदर रिसीव्ड और नॉट। अच्छा, कैश में क्या था? सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या था? जो कैश रिसीव हुई और या फिर जो पेमेंट की। यहां पे क्या है? ध्यान दें, विच शोज ऑल इनकम अर्न्ड वेदर रिसीव्ड। जो रिसीव है वो भी लिखनी है और नॉट, जो नहीं रिसीव हुई वो भी इनकम, वो भी यहां पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल इनकम्स की बात करता हूं। मान लो कि सब्सक्रिप्शन, बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्या है कि जो भी हम कोई क्लब वगैरह सपोज कोई ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कुछ एक तरह से चंदा देना पड़ता है मंथली या ईयरली, उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो जो भी एनपीओज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई क्लब है, उसके लिए इनकम है। तो कहता है कि ये क्या करता है? शोज ऑल इनकम अर्न, जितनी इनकम कमाई वो भी और जो नहीं मिली तब भी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक क्लब है उसमें 100 मेंबर हैं और एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन 10 रुपए है, इसका मतलब कितना हुआ? 1000। लेकिन मान लो कि उसमें से हमें सिर्फ 900 रिसीव हुआ है, हमें कितना मिला है? 900। तो हमने जो मिला हमने वो भी रिकॉर्ड करना है और जो आउटस्टैंडिंग है अभी नहीं मिला उसको भी रिकॉर्ड कर देना है। तो यही इसने कहा कि विच शोज ऑल इनकम अर्न, जितनी इनकम अर्न की वो वेदर रिसीव्ड और नॉट। रिसीव है वो भी दिखा देना है, जो रिसीव नहीं हुई वो भी दिखा देना है। लेकिन अगर इसकी जगह मान लो मैं कहता कि इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, अगर मैं इसकी जगह कहता कि क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जस्ट ए सेकंड थोड़ी जगह बना लूं। अगर मैं इसकी जगह कहता कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना रिसीव हुआ मैं सिर्फ वो लिखता। यहां पे क्या लिखता? सब्सक्रिप्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ वो 900 लिखता। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या फर्क है कि इसमें आपको जो मिला आपने वो भी लिख देना है और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी लिख देना है। इसमें दोनों लिखने हैं, उसमें सिर्फ जो रिसिप्ट है वो लिखना है। ये फर्क है रिसिप्ट एंड इनकम में। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा इसके बारे में सारा कुछ। तो अभी फिलहाल मैं मोटी मोटी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेदर रिसीव्ड और नॉट एंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। सारे खर्चे चाहे आपने पे किए या नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, मान लो कि यहां पर सैलरी आपने दी, टोटल जो सैलरी बन रही है, मान लो एम्प्लॉइज की सैलरी बन रही है, यहां पे लिखेंगे, सॉरी एक्सपेंडिचर आपके यहां आएंगे। तो मान लो कि आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, थोड़ी सी स्पेस बना लूं मैं। अब हम एक्सपेंस की बात करें, सपोज करो कि आपने अपने एम्प्लॉइज को देनी थी 20,000 सैलरी, लेकिन अभी तक आपने 15,000 दी है। तो जो दी है वो भी रिकॉर्ड करनी है और जो नहीं दी आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं, वो भी आपने रिकॉर्ड करनी है, यानी दोनों रिकॉर्ड करके बता देनी है। लेकिन अगर यही बात अगर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करनी हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है, तो पेमेंट अकाउंट में जब हम सैलरी रिकॉर्ड करेंगे तो मैंने कहा था जो कैश में पेमेंट की आपने कैश कितनी पेमेंट की? सिर्फ 15,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ 15,000 लिखेंगे पेमेंट। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इस सैलरी में जो आपने पे कर दी वो भी लिखेंगे,
प्लस जो आउटस्टैंडिंग है वो भी लिखेंगे। तो सिंपल सा इतना फर्क है रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम जितनी रिसिप्ट और पेमेंट है वो लिखते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितनी पेमेंट की वो भी लिखनी है और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी लिखनी है। इसी तरह जितनी रिसिप्ट हमने रिसीव की वो भी लिखनी है, जो आउटस्टैंडिंग है वो भी लिखनी है। तो ये फर्क है, ठीक है। अच्छा, इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम। और ये कौन से आइटम रिकॉर्ड करता है? रेवेन्यू। याद रखना, ये शायद मैंने पहले नहीं बोला, जो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन हो या कैपिटल नेचर की, दोनों रिकॉर्ड करता है जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड करता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड होती है? नॉमिनल अकाउंट में। दिमाग में रखो इस चीज को भी। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो आपको रूल याद ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो जितनी भी एक्सपेंस या लॉसेज हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ऑन द डेबिट साइड। हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स हैं हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। दिमाग में इस चीज को भी बसा के रख लो। द रिजल्ट ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस और डेफिसिट। इस अकाउंट का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? सरप्लस या डेफिसिट। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या निकाला था आपने? ओपनिंग बैलेंस होता है और आप क्या निकालते हो? क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस तरफ एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, इस तरफ इनकम, इसमें जो भी आपका डिफरेंस आता है दोनों साइड्स का, वो या तो क्या होगा? या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे इनकम है 50,000 और यहाँ सारी पेमेंट करके टोटल 40,000 है, तो इसको तो हम बोलेंगे, ये सारे आपके एक्सपेंस कितने हैं? 40,000 के, मैं ऐसे टोटल में ले रहा हूँ, तो इसको तो हम बोलेंगे सरप्लस। मतलब अगर इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंस कम है तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 10,000 का सरप्लस। लेकिन अगर वो साइड बड़ी है, अगर ये वाली साइड बड़ी है एक्सपेंडिचर वाली, मान लो कि ये साइड 40,000 और इसको मैं हटा के इसको कर देता हूं, ये 40,000 आप मान लो ये साइड टोटल 40,000 है और हमारी जो इनकम्स हैं, इनकम मैं क्या कह देता हूं कि 30,000 हैं। तो भाई खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे बाय डेफिसिट। जो पैसा हमारी जितनी हमारी एक्सपेंस हैं वो इनकम से जितने एक्सीड हुए, यानी इनकम से कितने बढ़ गए? भाई इनकम हमारी 30 थी लेकिन खर्चे कितने हैं? 40, तो वो 10,000 को हम क्या लिखेंगे? डेफिसिट। तो यही इसने कहा कि द रिजल्ट ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस और डेफिसिट। इस अकाउंट का जो रिजल्ट होगा वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट। सरप्लस कब आता है? जब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। और डेफिसिट कब आता है? इसका उलट, कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है। आगे इसी को एक्सप्लेन किया, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स देयर विल बी सरप्लस। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब वो सरप्लस है। और इफ डेबिट साइड में क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इफ डेबिट साइड एक्सीड्स देयर विल बी डेफिसिट। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो क्या होगा? डेफिसिट होगा। दिमाग में रख लेना ये मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। डेबिट साइड इंक्रीज, क्रेडिट साइड इंक्रीज, ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखोगे। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज ना इन्हीं में से निकल जाते हैं। सबसे पहला, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। ये आपने याद रखना है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा था? रियल अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स ऑन क्रेडिट साइड। तो इसमें सिंपल रूल याद रख लो ना कि हमारा जो नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये रूल याद रख लो, वैसे ही याद हो जाएगा। ये आपको पहले से भी याद होगा। इट रिकॉर्ड्स ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर्स। लेकिन ये किसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है? रेवेन्यू नेचर की। इसका मतलब कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती, वो सीधी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है। आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर इज इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग इट। जो कैपिटल नेचर के आइटम है, जैसे कोई बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, वन टाइम एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो इसमें नहीं रिकॉर्ड करते। उसके बारे में भी, उसकी लिस्ट के बारे में भी अगले वीडियोस में मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरीज में आती हैं, कौन कौन सी आइटम है जो रेवेन्यू कैटेगरीज में आती है, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच डू नॉट pertain टू करंट पीरियड। अच्छा, आपने देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम इस साल की रिसिप्ट भी लिख लेते हैं, हम पिछले साल की रिसिप्ट भी लिख लेंगे, हम अगले साल की रिसिप्ट भी लिख लेंगे, लेकिन इसमें इट एक्सक्लूड्स ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच डू नॉट pertain टू करंट पीरियड।
कहता है इसमें जो करंट पीरियड की यानी इस साल की अगर इनकम एक्सपेंचर नहीं है तो इसमें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब ये हो गया कि सीधी सीधी बात ये कहता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट है सिर्फ करंट ईयर की इनकम्स और करंट ईयर के एक्सपेंस को ही रिकॉर्ड करता है। पिछले साल की इनकम या अगले साल की इनकम कोई इनकम रिसीव एडवांस हुई या फिर पिछले साल के एक्सपेंचर या अगले साल के एडवांस एक्सपेंचर आपने कर दिया वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। सिर्फ करंट ईयर की जो ट्रांजेक्शन हैं, करंट ईयर की जो इनकम एक्सपेंचर है सिर्फ वही रिकॉर्ड करेगा। इट डज नॉट रिकॉर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमने कहाँ रिकॉर्ड किया था, आपको याद होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसमें वो रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसमें नहीं आते। इनकम एंड एक्सपेंचर आर शोन ऑन एक्रूल बेसिस, एक्रूल मतलब ड्यू बेसिस पे भी। तो ये ड्यू बेसिस पे भी यानी जो फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, उसको भी दिखाएगा और अगर कोई ड्यू है तो उसको भी दिखाएगा। तो एक्रूल बेसिस होगा, ड्यू बेसिस पे भी ये रिकॉर्ड करता है। और लास्ट द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट इधर सरप्लस और डेफिसिट। इसका जो बैलेंस है वो क्या बताता है, या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, मैक्सिमम एमसीक्यूज में से निकलेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियोस में जो कल मैं करवाऊंगा उसमें मैं इनकम एक्सपेंचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आपको फॉर्मेट बताऊंगा, फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, सो दैट अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं या कोई रिसिप्ट है, ये कहाँ अपेयर होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि ये कहाँ पे आती है, इनकम एक्सपेंचर अकाउंट में आती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती है, इस तरह के। तो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट आपको बताऊंगा, तो उससे आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आज का ये लेक्चर देखने के बाद आपको जो मैंने एमसीक्यूज बताए थे स्टार्टिंग में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया है तो एमसीक्यूज निकल जाएंगे, नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके देख लो तो आपके वो एमसीक्यूज निकल जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं उन एमसीक्यूज पे। तो क्या था जी पहला एमसीक्यू? पहला एमसीक्यू था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना, टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। देखिए, टू अर्न प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो इसलिए प्रॉफिट इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। तो इसको तो मार दो क्रॉस भाई, ये तो नहीं है, इसको छोड़ो फिलहाल। टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो मैंने कहा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाती ही नहीं है, तो इसने कहा टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब ये भी गलत है। टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, भाई बैलेंस शीट बनाना इनका मेन ऑब्जेक्ट नहीं, हालांकि बैलेंस शीट बनाती हैं लेकिन मेन ऑब्जेक्ट बैलेंस शीट बनाना नहीं है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना या अपने मेंबर्स को सर्व करना। ये पहला हमने रीड किया था जब अपने मैंने इसका मीनिंग बताया था, तो उसमें बताया था मैंने कि टू सर्व द सोसाइटी या फिर मेंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताता है? ए डेबिट बैलेंस, ए क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट, कैपिटल फंड। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने कहा था कैश बुक की तरह है, कैश बुक की तरह है, जितनी रिसिप्ट इधर पेमेंट इधर। तो कैश बुक की तरह है, तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है भाई? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि जितनी आप रिसिप्ट करोगे आप मैक्सिमम पेमेंट भी उतनी ही कर सकते हो। तो पेमेंट साइड कभी भी रिसिप्ट साइड से बड़ी नहीं होगी, तो ये हमेशा क्या बताएगा? एक डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस नहीं बताएगा। सरप्लस और डेफिसिट ये कौन बताता है? इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट। कैपिटल फंड ये तो इसमें नहीं आता, तो इसके बारे में भी थोड़ी कहानी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, ऑल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शन। दोस्तों, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन मैंने कहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, तो पहला तो गलत है। ऑल कैश ट्रांजैक्शन ये सही है। ऑल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, जो भी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है वो कौन रिकॉर्ड करता है? दिमाग में जो इसके ऑप्शंस होती हैं ना, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शन, जितनी कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं ये हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, तो या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड होती है। तो आपको याद रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? ऑल कैपिटल नेचर, ऑल रेवेन्यू नेचर, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, नीदर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। तो मैंने बता दिया था आज की थ्योरी में कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये सारी रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को ये इग्नोर करता है। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्या बताता है? ए ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं जी ये तो ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। बी नेट प्रॉफिट, नहीं जी ये तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता है।
सी सरप्लस और डेफिशिएंसी, बिल्कुल। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या बताता है, सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। डी कैश बैलेंस, नहीं जी, कैश बैलेंस तो कैश बुक बताती है या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताता है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उस फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि जो मेन है वो यहाँ से निकल गए, फिर भी कुछ फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।